विज्ञान कक्षा 12 से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो अब हमारा अंत की ओर चल रहा है। और इसी कड़ी में जो आज का जो हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन के बारे में। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर जो मंथन हो रहा है उस समस्या पर निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को स्टडी विद एमजी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नए आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप किसी वीडियो को मिस न करें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जलवायु परिवर्तन पर जो वैश्विक चिंतन जो किया जा रहा है आज दुनिया में, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो है कि जो हमने ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर उठता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला कारण ही वही आ रहा है, बढ़ते जल स्तर से भूभाग, खास तौर से समुद्र तटीय इलाके, नगर और बहुत सारे देशों के जलमग्न होने का संकट उत्पन्न होना। धीरे धीरे ये आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी प्रकार से समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ता रहा तो ये देश और ये शहर एक दिन ऐसा आएगा जब पानी में डूब जाएंगे। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, जिसमें बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, इन सभी की वजह से प्राकृतिक आपदाएं वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तीसरा कारण इसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं के नष्ट होने और विलुप्त होने का संकट उत्पन्न होना। फिर ओजोन परत को क्षति, मानवीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई है इसे। मानवीय समस्याओं में कौन कौन सी? शुद्ध वायु की समस्या, ठीक है, वायु प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, स्वच्छ पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है पीने के लिए। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है और साथ ही बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई है और बीमारियां फैलती ही जा रही है। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के पीछे, ठीक है, और प्रदूषण में वृद्धि होना। ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज पूरा विश्व और दुनिया का हर देश इसके ऊपर चिंता व्यक्त कर रहा है और इन चिंताओं के समाधान का प्रयास भी कर रहा है। सभी देश मिलकर के समाधान के प्रयास कर रहे हैं। तो इस कड़ी में देखिए, वैश्विक प्रयास जो किए गए हैं और किए जा रहे हैं, उसमें देखिए सबसे पहले जो इसके प्रयास शुरू हुए वो देखिए आप 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन में, यूरोपियन देश है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया इस विषय पर पहली बार। ठीक है, 10 से 18 मई 1982 को अफ्रीकी देश केन्या, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में पर्यावरण के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। दुनिया के बहुत सारे देश, लगभग सभी देश वहाँ इकट्ठे हुए और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के घोषणा पत्र तैयार किया गया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। फिर बात करें पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 3 से 14 जून 1992 तक चला। यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC संधि सामने आई। दुनिया के देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संधि पर। फिर देखिए आप यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किए। ये UNFCCC की फुल फॉर्म, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये संधि हुई और इस संधि पर दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन COP1 के नाम से 95 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया। ठीक है, चले आगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में तो जलवायु परिवर्तन
पर सम्मेलन बुलाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसको कि COP20 भी कहा जाता है। और ये हुआ था पेरू की राजधानी लीमा में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू, वहाँ की राजधानी लीमा में 1 दिसंबर से 14 दिसंबर 2014 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य बिंदु क्या थे वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की मैनुअल पुलगर विडाल के द्वारा, जो कि पर्यावरण मंत्री थे पेरू के। और भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और उनके समाधानों पर चर्चा की गई। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है सम्मेलन की उपलब्धि। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का प्रस्ताव पास किया गया कि दुनिया के सभी देश मिलकर के जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। ठीक है, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, जिसमें भारत सहित विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। अब कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों के द्वारा अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप, जापान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और वो देश आज विकसित देशों की श्रेणी में है। लेकिन भारत सहित बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भी विकासशील है, जिनको अभी विकास करना बाकी है और जिनको नए नए उद्योगों की आवश्यकता है, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ऐसे में कार्बन उत्सर्जन भी अधिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी विकसित हुए नहीं है, ये विकास की राह पर हैं। तो इसको कार्बन उत्सर्जन को लेकर के इनके सामने कुछ समस्याएं थी, तो इसका समाधान भी इसमें करने का प्रयास किया गया। तीसरा जो है इसमें, इस सम्मेलन में जो भारत को जो सफलता प्राप्त हुई और विकसित देशों ने भारत की और विकासशील देशों की शर्तें मानी। अब वो शर्तें क्या है कि देखो, कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जो भारत की समस्या थी वो भारत के साथ ही दुनिया के सभी विकासशील देशों की समस्या थी। तो अमीर देशों ने इनको 2020 तक की क्या थी, छूट दी। ठीक है, कि विकसित देश तो मतलब अभी से कम करना शुरू कर देंगे, लेकिन भारत सहित दूसरे विकासशील देश जो है वो 2020 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। और जलवायु कोष इन देशों के लिए, भारत और जो विकासशील देश हैं उनके लिए जलवायु कोष बनाया गया और उसमें 100 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इस 100 अरब डॉलर का उपयोग कहाँ किया जाएगा? कार्बन से संबंधित समस्याएं हैं, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित उन समस्याओं के समाधान में। फिर साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो इसके देश हैं कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि कौन सा देश कितने प्रतिशत की कटौती करेगा और कब तक करेगा। जैसे भारत, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि भारत वर्ष 2030 तक 10% उत्सर्जन कम कर देगा, यानी कि अभी जितना उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का उसमें 10% की कटौती करेगा अगले 10 सालों में। इस तरह से तो दुनिया के सभी देशों के द्वारा भविष्य में कितनी कितनी कटौती की जाएगी उस कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब बात करें हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था और ये सम्मेलन हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक। ठीक है, इसको COP21 भी कहा जाता है। ठीक है, COP21 का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2015 में। अब इस COP21 के प्रमुख बिंदु क्या थे, किन किन बातों पर सहमति हुई? उसमें सबसे पहली बात पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस जलवायु परिवर्तन समझौते पर 175 देशों के हस्ताक्षर हुए, 175 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। दूसरी बात, सर्वाधिक देशों का किसी मुद्दे पर एक साथ समझौता स्वीकृत किया गया, यानी कि पहली बार ऐसी घटना हुई कि दुनिया के 175 देशों ने सबसे ज्यादा, अभी तक अगर किसी संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं तो सबसे ज्यादा देशों के इसी संधि पर हुए हैं। ठीक है, किस पर? COP21 पर। पेरिस समझौते का अनुमोदन सदस्यों द्वारा अपनी अपनी संसदों में करवाया जाएगा, यानी कि ये जो समझौता हुआ उस समझौते के ऊपर सहमति ली जाएगी। इस सम्मेलन में जो 175 देश शामिल हुए वो 175 ही देश अपने अपने देश की संसद में इस संधि को पास करवाएंगे। ठीक है, फिर कार्बन उत्सर्जन के सर्वाधिक उत्तरदायी देश जो विकसित देश हैं
उनके द्वारा सबसे अधिक 55% की कटौती की जाएगी। 55% की कटौती उन्हीं के द्वारा की जाएगी। ठीक है। फिर आने वाले 100 वर्षों में जो टेम्परेचर है वर्तमान टेम्परेचर में 2 डिग्री कम करना। जैसे मान लिया जाए कि पृथ्वी का औसतन तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगले 100 सालों में इसको 40 से 38 पर लाना। ठीक है, जो कि अगले 100 सालों में किया जाएगा। फिर जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी की जाए, यानी कि पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस है ना, केरोसिन, इनका कम से कम उपयोग किया जाए। और 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 2022 तक दुनिया के सभी देश मिलकर के 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे, और वो भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये। ठीक है। अगली बात इस समझौते की COP21 की, समझौते के द्वारा विकासशील देशों की विकास से संबंधित अनिवार्यताओं को सुनिश्चित करना कि उनके लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। इस बात को भी इसमें सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि उनको विकसित देशों के लेवल तक पहुंचने में भी बहुत समय लगेगा, तो इसके लिए औद्योगिकरण भी आवश्यक है। और औद्योगिकरण है, अगर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो कार्बन उत्सर्जन भी होगा। ठीक है ना। पेरिस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या टिप्पणी की? समझौते से पर्यावरण को लेकर के न्याय की जीत हुई है। वहीं फ्रांस ने क्या कहा इस संधि के लिए? धरती के लिए एक महान दिन बताया इसको। जिस दिन इस संधि पर हस्ताक्षर हुए उस दिन को धरती के लिए बहुत ही महान दिन बताया, तथा इसे एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण संधि बताया इसको। अब चले आगे। बान की मून, जो कि UN सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने वाली गरीबी का अंत तथा विकास को बढ़ाने वाली संधि बताया इसको। फिर भारत द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस शांति सम्मेलन की शर्तों को लागू करने की घोषणा की गई, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो संधि हुई COP21 की, जो उसमें जो शर्तें निर्धारित की, तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 से उन शर्तों को भारत में लागू करने की घोषणा कर दी। ठीक है। यहाँ तक तो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन वाला टॉपिक। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान और पर्यावरण संरक्षण। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, सम्मिलित किए गए हैं, किस प्रकार से सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान निर्माताओं के द्वारा पर्यावरण को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतुओं के संरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी गई है, और इसको राज्य और नागरिकों का दायित्व घोषित किया गया। राज्य यानी कि सरकार और नागरिक दोनों का दायित्व होगा कि वो पर्यावरण और जीव जंतुओं की सुरक्षा करें। ठीक है। फिर अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। और इस संशोधन के द्वारा पर्यावरण के संबंध में क्या प्रावधान किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और उससे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तथा भाग 4 क, जो कि मूल कर्तव्य हैं, ठीक है ना, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। अब भारत के संविधान में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जो पर्यावरण और जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है, वो देखिए आप। सबसे पहला संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य द्वारा पर्यावरण में सुधार एवं संरक्षण के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाए गए, वन्य जीवों को के शिकार पर रोक लगाई गई, ठीक है ना। ये सारे प्रयास इसमें किए गए, और बहुत सारे विभागों की स्थापना भी की गई, कानून बनाए गए, कड़े कानून बनाए गए, शिकार पर दंड की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, इस तरह से। दूसरा जो इसमें संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 51, जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों में एक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो है कि नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव आदि आते हैं, तो उनकी रक्षा और संरक्षण करेगा, तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना, ठीक है। फिर आर्टिकल 21, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है,
तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि मानव स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि वो सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज जिसके कि मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उन गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी मानवों को। यानी कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। और वे सारी एक्टिविटीज जिससे कि मानव जीवन को किसी भी प्रकार का खतरा पहुंचता है, उन गतिविधियों पर रोक लगाना। फिर अनुच्छेद 252 और 253, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि संविधान के जो 2 अनुच्छेद हैं वो राज्य को यानी कि सरकार को पर्यावरण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देते हैं, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो कानून बना सकते हैं और उन कानूनों को लागू कर सकते हैं। फिर अगली बात देखिए, संविधान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ पर्यावरणीय संतुलन से उत्पन्न असंतुलन से उत्पन्न दुष्प्रभाव से सुरक्षा का दायित्व भी राज्य को प्रदान किया गया है। यानी कि अगर पर्यावरण चेंज होता है, पर्यावरणीय असंतुलन होता है और इससे कोई दुष्प्रभाव होता है, तो उन दुष्प्रभावों से सुरक्षा का दायित्व राज्य का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय संसद के बारे में कि भारतीय संसद ने इसके लिए क्या किया है, कौन कौन से कानून बनाए हैं पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, सबसे पहला कानून। अब इसमें जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों के ऊपर देखिए, सबसे पहला जो प्रावधान है इस कानून का वो है पर्यावरण प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि ऐसे सारी इंडस्ट्रियल गतिविधियां जिससे कि एक तय मात्रा से ज़्यादा अगर प्रदूषण होता है, ठीक है ना, तो उस पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अगर उल्लंघन किया जाता है तो 2 माह के नोटिस पर जनहित का मुकदमा उसके खिलाफ लाया जा सकता है। तीसरी बात, केंद्र द्वारा अपनी शक्तियों के उपयोग करते हुए प्राधिकारियों को निर्देश दे सकता है। यानी कि अगर कोई उल्लंघन करता है और उल्लंघन अगर ध्यान में आता है तो सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन संस्थानों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, कारखानों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को वो निर्देश दे सकता है। फिर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को बंद करने, उन उद्योगों की बिजली पानी की सप्लाई काटने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। दूसरा कानून जो आया है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित वो है वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है। अब इस कानून में क्या प्रावधान किया गया वो देखिए आप, सरकार द्वारा क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित करने का अधिकार। विभिन्न क्षेत्रों को अगर सरकार चाहे तो साइलेंस जोन घोषित कर सकती है, यानी कि वहाँ पर वायु प्रदूषण फैलाने पर रोक लगा सकती है। खास तौर से जो हॉस्पिटल जो एरिया होता है वहाँ पर इसका सख्ती से पालन करवाया जाता है, ठीक है। फिर औद्योगिक इकाइयों को राज्य बोर्ड अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्राप्ति अनिवार्य। यानी कि अगर कोई उद्योग इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होती है तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो राज्य की सरकार से एनओसी प्राप्त करे, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उसमें कुछ शर्तें होती है कि भाई हम इन शर्तों की पालना करेंगे, अगर नहीं किया जाता है तो हमारे विरुद्ध नियम जो भी नियम है उन नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। और अगर फिर भी अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे उद्योगों को बंद करना और बिजली पानी की सप्लाई काटना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इससे पहले भी एक कानून बनाया गया था, वो था देखिए जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 में कानून बनाया गया और फिर इसमें संशोधन किया गया था 1988 में। यानी कि 1974 में तो कानून बनाया गया जल प्रदूषण से संबंधित और उसमें 1988 में थोड़ा बदलाव किया गया। अब इसमें क्या चीज़ें हैं इस कानून में वो देखिए, उद्योगों की स्थापना से पहले प्रदूषण करने वालों पर कड़े दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जल को प्रदूषण से मुक्त रखने के उपाय किसके द्वारा किए जाएंगे? इंडस्ट्रीज के द्वारा, क्योंकि उसके इंडस्ट्रीज में से जो वेस्टेज निकलता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं उस वेस्टेज को नदियों में डाल देते हैं, जल स्रोतों में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह भी शर्त है कि उनको प्रदूषण मुक्त रखा जाएगा। यानी कि अगर कोई वेस्टेज नदी नालों में डाला जाएगा, जल स्रोतों में डाला जाएगा तो पहले उसको फिल्टर किया जाएगा ताकि उसमें से अधिक अशुद्धियाँ निकाली जा सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो एक और कानून बनाया गया है
वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 1972। ठीक है, अब इस कानून में क्या है, वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले वन्य जीवों के संरक्षण और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का था, विधानसभाओं का था, तो इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। और अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब इस कानून के में जो प्रमुख प्रावधान क्या है वो देखिए आप, वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन को सुनिश्चित करना। दूसरी बात, पशुओं के शिकार, उनके चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो कारावास और जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया संसद और विधानसभाओं के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं कानून बना करके उनके मामले में है। अब पर्यावरण संरक्षण के बारे में न्यायपालिका ने भी समय समय पर बहुत सारे अपने फैसले दिए हैं। ठीक है ना, अब वो फैसले कौन कौन से हैं, निर्णय केंद्र कौन से हैं, जिसको न्यायिक निर्णय भी कह सकते हैं हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो देखिए इसमें दोस्तों, विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर पर्यावरण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें देखिए सबसे पहले सिनेमाघरों में अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो के दौरान, ये यानी कि जितने भी सिनेमा हॉल हैं और जहाँ पर मतलब मूवीज चलती है, तो मूवीज के हर एक शो के दौरान पर्यावरण के संबंध में एक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। यानी कि एक छोटी शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी 4-5 मिनट तक की, जो कि निःशुल्क होगी। ठीक है, और ये लाइसेंस जारी करने की पूर्व शर्त होगी। यानी कि सिनेमाघरों को लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब वो इस तरह का अपना एफिडेविट दें कि शो के दौरान, हर शो के दौरान एक शॉर्ट मूवी इसके ऊपर दिखाएंगे। दूसरा, सिनेमाघरों द्वारा पर्यावरण व प्रदूषण संबंधी लघु फिल्में दिखाना, ये भी अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण व प्रदूषण से संबंधित कार्यक्रमों का दूरदर्शन तथा रेडियो पर साप्ताहिक दीर्घ प्रसारण करना, 5 से 7 मिनट तक का प्रसारण किया जाएगा। फिर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय के रूप में चलाया जाएगा। यानी कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय रहेगा। 1996 के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संघ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण तथा दिल्ली सरकार को दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाने, सघन वानिकी अभियान तथा आरक्षित वन कानून को लागू करने के निर्देश दिए गए। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण पाया गया है शहरी क्षेत्र में, वो पाया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों मिलकर के और जितने भी सरकारी विभाग हैं वो मिलकर के दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए मतलब सघन वानिकी यानी कि वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए और जो वन क्षेत्र है और उन वन क्षेत्रों को आरक्षित करे, ऐसे कानून सख्ती से बनाए और लागू करें। फिर देखिए ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए, जिसमें खास तौर से नाम दिया गया है ताजमहल को। ठीक है ना, प्रदूषण की वजह से ताजमहल की सफेदी जो है वो धीरे धीरे डल होती जा रही है। ठीक है ना, तो उसके आसपास की जो औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि प्रदूषण फैलाती है, वायु प्रदूषण फैलाती है, ठीक है ना, उनको हटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी कि ऐसे वाहन जो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, धुआं छोड़ते हैं, ऐसे वाहनों की रोकथाम करने के लिए। ठीक है, फिर वर्ष 2000 में सीसा रहित पेट्रोल के प्रयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यानी कि ऐसे पेट्रोल उपलब्ध करवाया जाए, पेट्रोल डीजल जिसमें शीशे की मात्रा कम से कम हो। ठीक है, और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कानून को लागू करना, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ तक अपना क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण जागरूकता से संबंध में जो विभिन्न दिवस जो हैं उन दिवसों की बात कर लेते हैं। तो देखिए 4-5 तरह के कुछ दिवस मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, जिसमें एक देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। वन महोत्सव मनाया जाता है 28 जुलाई को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या होता है उपभोक्तावादी संस्कृति। ठीक है, फिर इसका
क्या प्रभाव होता है, कैसे हम उपभोक्तावादी संस्कृति को मतलब कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। तो दोस्तों, उपभोक्तावाद एक आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए बाजार में स्थापित की गई वस्तुओं के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने का ऐसा प्रयास करता है। यानी कि फायदा किसका? उद्योगपति का। वो अपने निजी लाभ प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो बाजार में जो प्रोडक्ट लेके आता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के प्रति ग्राहकों को अट्रैक्ट करना, यानी कि ये जताना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, ऐसा प्रयास किया जाता है। और उसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है, उसका काम नहीं चल सकता है, ये उनको बताना, ये मतलब ये एक विचार उनमें भर देना। और इस हेतु ग्राहक के मन में वस्तु के प्रति कृत्रिम इच्छा, यानी कि ऐसी इच्छा जगा देना ग्राहक में के मन के अंदर कि इच्छा न होते हुए भी उसको ये जताना कि ये वस्तु उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यकता उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इस धारणा के अनुसार समाज में प्रत्येक वस्तु और तत्व जो पाया जाता है वो उपयोग करने के योग्य है, ये बताने की कोशिश की जाती है और लोगों के मन में ये भाव बढ़ने की कोशिश की जाती है कि वो वस्तु उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी वास्तव में अगर हम देखें तो उस वस्तु के बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन मार्केट ही कुछ इस तरह का है, ये मतलब कल्चर ही कुछ इस तरह का है कि लोगों के मन में ये आवश्यकता भर दी जाती है कि ये वो चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करें विकसित देश, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है, 1/4%, यानी कि 25%। दुनिया में जो कुल जनसंख्या है उसका 25% विकसित देशों में पाया जाता है, यानी कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, ठीक है, इन देशों में। लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 25। लेकिन संसाधनों का उपयोग, दुनिया में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का 75% संसाधनों का उपयोग ये विकसित देश कर रहे हैं और बाकी दुनिया की 75% आबादी सिर्फ 25% संसाधनों पर क्या कर रही है, संतोष कर रही है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अमेरिका की आबादी पूरी दुनिया की कुल 5% है, लेकिन दुनिया के कुल संसाधनों का 20% उपयोग वो लोग करते हैं। इस कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले उत्पादों का प्रयोग होता है, अधिकांशतः विकसित देशों के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के जो सबसे बड़े उत्तरदायी देश हैं वो है विकसित देश, ठीक है। विश्व के विकसित देशों की 20% आबादी विश्व के कुल संसाधनों का 80% उपयोग करती है और बाकी दुनिया की 80% आबादी मात्र 20% संसाधनों का उपयोग कर पा रही है, ठीक है ना। यानी कि आवश्यकता से बहुत ही कम संसाधन उनके सामने उपलब्ध हैं। विश्व की अधिकांश आबादी पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है और इस आकर्षण का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है विज्ञापन। टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में, इंटरनेट पर जो विज्ञापन आते हैं, उन विज्ञापनों की वजह से लोगों के मन में उनके लिए उन उत्पादों के प्रति एक आकर्षण भर दिया जाता है। तो इन विज्ञापनों की सबसे बड़ी भूमिका है। अब इसमें एक जगह बात आई है आपूर्ति का अर्थशास्त्र। आपूर्ति का अर्थशास्त्र क्या होता है? उत्पादों के प्रति ग्राहकों में विज्ञापनों के माध्यम से आकर्षण पैदा करना और इस प्रक्रिया में औद्योगिक इकाइयों के साथ सरकारें और बैंक भी शामिल है। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आप वो चीज़ खरीदें, ठीक है ना। इस तरह की भावना उत्पन्न करना। अब इसकी हानियाँ क्या हो, उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या नुकसान है वो देखिए आप। इसके जो नुकसान है देखिए, अनावश्यक खरीदारी की वजह से उपभोक्ता की जेब, बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। लोन लेते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, कर्जा नहीं दे पाते हैं, फिर नीलामी का सामना करना पड़ता है। बैंक वाले फिर नीलाम करते हैं प्रॉपर्टी। इस तरह से नया सामान गुणवत्ता की दृष्टि से शीघ्र ही अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं ज़्यादातर, इसलिए बहुत ही जल्दी अनुपयोगी हो जाते हैं। साथ में इनके काम में आने वाले पैकिंग सामग्री, यानी कि जिन चीज़ों में इनको पैक करके दिया जाता है, डिस्पोजल पदार्थ, इन सब के निस्तारण की एक नई समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है।
और वो समस्या क्या करती है कि प्रकृति के कीमती स्रोतों को नष्ट करके पर्यावरण संबंधी संकट, वातावरण संबंधी संकट उत्पन्न करती है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ पॉलीथीन में लेकर के आए और पॉलीथीन को इधर उधर फेंक दिया, और पॉलीथीन के बारे में आप जानते हैं सैकड़ों सालों तक वो पॉलीथीन नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान खपत की दर से, यानी कि वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत हो रही है, अगर इसी हिसाब से अगर खपत होती रही तो कई बहुमूल्य धातुएं जैसे तांबा, कोबाल्ट, पेट्रोलियम पदार्थ निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि 50-60 सालों में, 70 सालों में कोई पदार्थ ऐसा हो सकता है जो 200 साल में, 100 साल में, 250 साल में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगा, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य की नित्य नई आवश्यकताएं उन्हें मानसिक तनाव की ओर धकेलती है। यानी कि जो नई नई वस्तुएं आ रही है और जो विज्ञापन जिस कदर से हावी हो रहे हैं लोगों के ऊपर, और लोगों में उन वस्तुओं को प्राप्त करने की जो चाहत बढ़ रही है, ठीक है, तो उस चाहत की वजह से क्या है कि लोगों में क्या हो रहा है, एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति से जो ये हानियां हो रही है, उन हानियों से हम कैसे निपट सकते हैं, उन समस्याओं का कैसा समाधान कर सकते हैं, वो देखिए। संयमित और सात्विक जीवन शैली को अपनाना, जितना उपयोग हो उतने का ही उपयोग करना, अनावश्यक खर्च नहीं करना, जितना जीवन जीने के लिए जरूरी हो। प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों की धरोहर समझते हुए उनके मितव्ययतापूर्वक उपभोग करना, ठीक है ना। यानी कि आज हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी, हमारा यह कर्तव्य होता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग करें। और ये कैसे संभव होगा, जब हम मितव्ययतापूर्वक, ठीक है ना, जितना जरूरत हो उतना ही उसका उपयोग करें, बाकी उसको बचाएं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को अपना दायित्व समझना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, ठीक है, और इसको अपना दायित्व समझना। अब इस पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है, समरी है, वो समरी देख लेते हैं कि वर्तमान में विकास की दौड़ में, जो विकास की जो अंधाधुंध दौड़ है, उसमें मानव का प्रकृति से संबंधों को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य प्रकृति से कट गया है, ठीक है ना, अपनी स्वार्थपूर्ण जीवन शैली की वजह से, तो उन संबंधों को एक बार फिर से जीवित करना आवश्यक है। लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक बनाना और जिम्मेदार बनाया जाना आवश्यक है, जिसमें सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को भी ईमानदारी से अपनी भूमिका को निभाना होगा। यानी कि सरकार और स्वयंसेवी संगठन जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को पर्यावरण के प्रति सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, और पर्यावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करनी होगी, और पर्यावरण अनुकूलन को विकसित करने की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अतः वर्तमान समय में मनुष्यों के द्वारा पर्यावरण के प्रति समन्वयात्मक, सहयोगात्मक, सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। मनुष्य को अपनी प्राचीन संस्कृति, जड़ों की ओर लौटना चाहिए, प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। संविधान में वर्णित पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का पालन करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हम स्वयं भी पर्यावरण से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग करेंगे, और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम इसको बचा करके रख पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और वीडियो एंड होता है। और वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल स्टडी विद MG को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।